हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में अगर कोर्ट मेंटेनेंस आपके ऊपर बांध दे तब क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 498A के केस में बेल के लिए आप जब जाते हैं तो कोर्ट क्या करते हैं कि आपके ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए जो है मेंटेनेंस बांध देते हैं। तब क्या करना चाहिए, मैं आपको जो है प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। 2 केसेस ऐसे हुए थे जिसमें ऐसा हुआ था, जो मैं आज आपके सामने जो है डिस्कस करूँगा। और इस पे मैंने एक आर्टिकल भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं विद लेटेस्ट जजमेंट्स, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो और डिस्कशन जो है शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि 498A की जब भी आप बेल में जाते हैं तो कोर्ट जो है आपको ये इंसिस्ट करता है कि खासकर तब अगर आपके वाइफ के और आपके जो है बच्चा है, तब जो है कोर्ट आपको ये इंसिस्ट करता है कि आप जो है मेंटेनेंस दीजिए अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को। तब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए और किस सिचुएशन में ये चीज़ ठीक है और किस सिचुएशन में ये ठीक नहीं ठीक है, ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, जब भी आप 498A की बेल में जाते हैं तो वाइफ साइड जो है वो 498A DV 125 का कॉम्बो आपके ऊपर तो फाइल करती ही करती है। अभी मैंने एक रिसेंट केस में क्या किया था कि मैंने एक बार जो है वो बेल एप्लीकेशन जब नीचे जो वाले कोर्ट में मेरा क्लाइंट गए थे, वो किसी और लॉयर के साथ गए थे, तो नीचे वाले कोर्ट से उनकी बेल जो है रिजेक्ट हो गई थी। मुझे जो है फिर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने वो बेल फाइल की थी। और उसके बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहुत अच्छे जजेस बैठे हैं और वहाँ पे जो है उन्होंने मेरे से जो है एक तरीके से चेम्बर में बुला के चीज़ पूछी थी और जो इशू है वो पूछा था। और ये भी पूछा था कि आप जो है देखिए, आपकी जो है आपके क्लाइंट की एक बच्ची है, वो 13-14 साल की है और उसका स्कूल का खर्चा है और साथ ही साथ उसका खुद का जो होगा खर्चा वो अलग, और आपकी वाइफ जो है, आपके क्लाइंट की वाइफ जो है, उसका भी जो भी खर्चा है वो आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पे मैंने उनको, जज साहब को ये बताया कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस पेंडिंग है, वहाँ पे जो भी फिक्स होगा मैं वो कंप्लाई करूँगा ही करूँगा। पर अगर आप जो है मुझे बेल दे दे इसी कंडीशन में कि मैं मंथली मेंटेनेंस पे करूँगा, वो बहुत सही रहेगा। तो ये चेम्बर में दोनों पार्टीज़ को बुला के जो है मीटिंग फिक्स हुई। तो वाइफ साइड से फिर पूछा गया कि आप कितनी मेंटेनेंस चाहती है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 25-30 हज़ार रुपये मिनिमम मुझे चाहिए महीने का। तो मैंने वहाँ पे जो है ये बताया कि अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस में भी लड़ता हूँ तो मैक्सिमम कोर्ट 15,000 से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं बांधेगा। तो 15,000 मेंटेनेंस एक राइट अमाउंट है जो कि लीगली इनको मिल भी सकता है, उस पर मैं रेडी हूँ। आप मुझे कृपया बेल दे दीजिए और 15,000 मेंटेनेंस मैं देने को तैयार हूँ वाइफ साइड को। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ आप मुझे ये बोलेंगे कि आप अपने क्लाइंट की मेंटेनेंस क्यों फिक्स कर रहे हो बेल में। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि आप लोग समझते नहीं हैं कि जब आप कि वाइफ और बच्चा आ जाते हैं मेंटेनेंस केस में, कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करेगा ही करेगा, तो वो अगली डेट पे फिक्स होगी ही होगी, तो उसका पूरा बेनिफिट क्यों ना लिया जाए। अगर नेक्स्ट डेट पे मेंटेनेंस 15,000, जैसे मैंने कहा कि मेरा क्लाइंट 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसका 1/3 अमाउंट जो है कोर्ट फिक्स करता है, 1/3 से भी कम मैंने मेंटेनेंस जो है फिक्स करवाई है और उसके बदले में मुझे बेल भी मिल गई है 498 में, मैं क्यों नहीं उस चीज़ का एडवांटेज लूँ। अब मेरे क्लाइंट ने भी मुझे बोला और कई लोग भी बोलते हैं कि आपने मेंटेनेंस क्यों फिक्स करा दी, बट मेंटेनेंस सच्चाई यही है क्योंकि आप प्रॉब्लम ये है कि कई लोग आपको गलत गाइड कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगी, हम ये हैंडल कर लेंगे, वाइफ साइड की गलती है, मेंटेनेंस क्यों देनी, किस बात की मेंटेनेंस देनी। देखिए, अगर वाइफ वर्किंग नहीं है और आपके साथ बच्चा है तो आपको मेंटेनेंस देनी ही देनी है, ये तो आप लिखवा लीजिए। ये मेंटेनेंस लगेगी ही लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी, जब भी लगेगी लगेगी। तो हमने जो है कैलकुलेट किया कि अगर मेंटेनेंस लगनी है तो ये अमाउंट लगेगा, इससे ज़्यादा तो मेंटेनेंस लग ही नहीं सकती है। तो क्यों ना, ये अगर लग रही है तो लगने दीजिए। बेल के ऑर्डर में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में मेंटेनेंस का आएगा 15,000 रुपये आएगा, ठीक है, वो हमें वैसे भी देना था और बेल भी हमें मिल गई उसके साथ साथ, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल सिचुएशन थी। तो वाइफ साइड तो खैर अपने
वो भी अपने इम्प्रैक्टिकल उसमें थी जोन में, क्योंकि क्या होता है कि दोनों साइड जब इम्प्रैक्टिकल होते हैं तभी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी यही थी कि 25-30 हज़ार मेंटेनेंस नहीं थी, सिर्फ 15,000 मेंटेनेंस जो है लीगली फिक्स हो सकती थी उस केस में। वही हुआ, बेल भी मिली और ये कंडीशन जो है अब जो है एक बेल की कंडीशन बन के बेल मिल गई है मेरे क्लाइंट को। तो यहाँ पे बेल थोड़ी मुश्किल है, और अगर आप मना कर दोगे कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं जो है केस लड़ूंगा, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा या कंपनसेशन नहीं दूंगा जो भी है, क्योंकि वन टाइम कंपनसेशन पे वो केस सेटल नहीं हो रहा था, हमें जो है वो ही करना था जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो अगर मैं मना कर देता तो बेल तो है रिजेक्ट हो जाती, और उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी चांसेस कम ही रहते हैं, और वहां पे भी हो सकता है ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप मेंटेनेंस अमाउंट दो और बेल ले लो। तो जो चीज ऊपर होनी है क्यों ना नीचे ही हो जाए। तो हमेशा जो है आपके फेवर की एडवाइस दे रहे हैं लीगल एडवाइजर, जो कि वो काम नहीं करती है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो जो भी एडवाइस देते हैं कि कोई मेंटेनेंस नहीं लगेगा, कोई बेल आपको इजीली मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है चीज़ों को लेके। रियलिटी ये है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत आपको निराशा फेस करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो है एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ। ये एक केस आया था मेरे पास, तो मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है बेल लगाई थी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा मुझे कि आप जो है आपके अकाउंट में क्योंकि 5 लाख रुपए आए हैं, इसलिए आप जो है 5 लाख रुपए डिपॉजिट कीजिए और आप बेल ले लीजिए। सिंपल एज दैट, कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं थी। अब क्योंकि 5 लाख रुपए आए हुए थे, मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आए हुए हैं, ये क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि वाइफ साइड की तरफ से आए थे, क्योंकि शादी में खर्चा उसकी साइड से जो था वो उसने करना था, तो उन्होंने हमें दे दिए, तो हमने उसके लिए शॉपिंग कर ली। मैंने कहा शॉपिंग की तो आपके पास बिल्स तो होंगे उसके नाम के, तो उन्होंने बिल्कुल जो है मना कर दिया कि उनके पास कोई बिल्स नहीं थे। तो मैंने कहा फिर तो आपको 5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये चीज़ आपके अगेंस्ट जाएगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ 5 लाख रुपए नीचे डिपॉजिट करके बेल लेने के लिए। तो मेरे को भी जज साहब को ये चीज़ बोलना पड़ा। तो अगर आप कोर्ट अगर आपको ऑप्शन दे रहा है, आप उसे सीरियसली कंसिडर कीजिए और ले लीजिए। ज़्यादा इसमें आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट से, तो आप ले लीजिए वो ऑप्शन, क्योंकि कोर्ट भी कई साल के एक्सपीरियंस, कितने सारे केसेस के बाद ही ऐसी चीज़ें सजेस्ट करता है। तो वहाँ पे उसने मना कर दिया कि मैं 5 लाख रुपए नहीं दूंगा। तो उसके बाद मैंने बेल रिजेक्ट हो गई। उसके बाद मैंने उनको बोला कि हाई कोर्ट चलते हैं, हाई कोर्ट में हम जो है ये अपील कर लेते हैं। पर वहाँ पे भी कोर्ट आपको यही बोलेगा कि आप 5 लाख रुपए जमा कराइए, नहीं तो आपको इंटरिम प्रोटेक्शन तक नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो हम हाई कोर्ट गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी वही सेम चीज़ बोली जो मैंने क्लाइंट को पहले ही बता रखी थी, और वो रेडी था इस टाइम 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने। पर इस टाइम जो है इंटरिम बेल ही ले पाया मैं अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि 5 लाख डिपॉजिट करके सिर्फ इंटरिम बेल ही ले पाया, जहां पे मेरे को पूरी बेल मिल रही थी नीचे। क्योंकि मेरा क्लाइंट इतना वो जिद्दी था कि वो नहीं डिपॉजिट करना चाहता था। अब हाई कोर्ट में वो रेडी हो गया और बेल जो है उसको इंटरिम बेल मिली, फुल बेल भी नहीं मिली, इंटरिम बेल मिली। तो यहाँ पे देखिए कितना जिद्दी होने से कितना आपका नुकसान हो जाता है कि आपको फुल बेल जहाँ मिल रही थी वहां आपको इंटरिम बेल मिली। तो यहाँ पे अगेन जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आपके केस में क्या है वो आप कमेंट करके बताइए, उस सिचुएशन के बेसिस पे मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको। पर ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे जो है आप अपना ही केस खराब कर लेते हैं, जस्ट थोड़ी सी जिद है आपके अंदर। तो हमेशा जो है फ्लेक्सिबल रहिए। जब भी कोर्ट केसेस होते हैं ऐसा नहीं होगा कि हर चीज आपके फेवर में ही होगी। अब इस केस में जो मैंने आप इससे पहले वाला केस है जो डिस्कस किया, 15,000 रुपए महीना तो वैसे ही बनना था उस क्लाइंट पे, जब डीवी का केस चल रहा है वो पहले हो गया और बेल भी मिल गई। तो कितनी अच्छी समझदारी है। और वहां पे जब मैंने एडवाइस किया कि 5 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर दीजिए आपको बेल मिल जाएगी, वो अगर वो क्लाइंट कर लेते, एडवाइस मान लेते मेरी, तो एटलीस्ट फुल बेल मिल जाती है हाई कोर्ट में इंटरिम बेल से। उसके बाद मतलब ये 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोर्ट ऐसा करता है कि एक बेल की कंडीशन डाल देता है कि आप मेंटेनेंस या कुछ कंपनसेशन दीजिए दूसरी साइड को, तो जनरली जो है कोर्ट देख के ही करता है कि वाइफ के पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, और अगर अर्निंग नहीं है तो मेंटेनेंस तो बंधेगा ही बंधेगा। तो अगर या तो आप पता कीजिए कि वाइफ की कितनी सोर्स है अर्निंग की, अगर वो अर्न कर रही है तब बात
बात दूसरी होती है, फिर तो मेरिट पे कोर्ट कंसिडर करेगा। पर अगर आपको बेल लेना है, समझदारी इसमें ये है कि कंपनसेशन और ऐसी वाली कंडीशंस, मेंटेनेंस की कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छी समझदारी है। नहीं करेंगे हायर कोर्ट में भी वही चीज होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि हायर कोर्ट में भी वही चीज होनी है जो लोअर कोर्ट में हो रही है। तो इवन आप हाई कोर्ट चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक आर्टिकल लिखा है वो आप चेक कीजिए। उधर मैंने इस पे एक डिटेल रिसर्च की हुई है। ये जो कंडीशनल एंटिसिपेटरी बेल होती है, इस पे आप जरूर चेक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।